तो इस वीडियो में हम सीखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे पता लगता है कि क्या कोई पर्टिकुलर सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा सस्ता चल रहा है आज ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले क्या करेंगे, कोई सेक्टर को कैसे इवैल्यूएट करें या सेक्टर की आज फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और ये सब देखने से पहले हम निफ्टी को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक्सप्लेन करना रिलेटिवली इजी हो जाएगा। वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ डू वी कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स, फिर हम सेक्टर्स पे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब मुझे आपको बताना है कि मैं कैसे पता करता हूं कि आज जो निफ्टी की वैल्यू चल रही है 15,000 समथिंग 16,000, जो आज वैल्यू चल रही है 16,000 की या 15,500 की, उसकी आज मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू, हम अपना वही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पता करें कि आज की फेयर अर्निंग्स कितनी होगी और फेयर पी रेशियो कितना होगा। तो जैसे आज मुझे पता करना है निफ्टी की फेयर वैल्यू, तो लिख लेते हैं निफ्टी की फेयर वैल्यू। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होना चाहिए। आज निफ्टी की फेयर वैल्यू है, अगर आज अर्निंग्स फेयर चल रही होती, अगर आज अर्निंग जो मार्केट में चल रही है वो फेयर है, मतलब जो होना चाहिए वो कैसे पता लगता है फेयर क्या है वो बात करेंगे, और आज जो मार्केट में पी रेशियो चल रही है वो भी अगर फेयर है, तो फेयर अर्निंग अगर चल रही होती उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फेयर पी से, तो आज का फेयर हमें निफ्टी की वैल्यू मिल जाती। अब ये कैसे पता करें कि पी फेयर चल रही है कि नहीं, पी फेयर करना पता करना रिलेटिवली इजी है। जैसे आज मैंने पता किया कि बैंक पे अगर मैं पैसा रखूं तो कितने मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो क्या पता किया हमने आज, अगर मैं 100 रुपीज रखता हूं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में, तो मान लेते हैं ये 7.2% है, तो इसका मतलब ये नंबर कितना आ गया 14। और अभी तक हमने कोर्स में, आगे ये रिफाइन होगा, बट अभी तक हमने कोर्स में क्या सीखा है, अगर ये लोएस्ट 14 है तो 14 प्लस 5 कर दो तो ये कौन सी हो गई, ये लो रेंज हो गई। फिर जो 19 है 19 प्लस 5 मतलब 24 तक कर दो तो क्या हो गया, ये मिड रेंज हो गया। और 24 प्लस 5 29 तक कर दो तो क्या हो गया, ये हाई रेंज हो गया। तो मान लेते हैं आज हम मान रहे हैं 14 लो है और 29 हाई है। तो आज में एक तरीका है फिर पता करने का, ये कर सकता हूं कि मैं ये बोलूं कि आज लोएस्ट होती तो 14 होती, हाईएस्ट होती तो 29, दोनों को ऐड कर दिया तो 43, इसको 2 से डिवाइड कर दिया मतलब एवरेज निकाल लिया, तो उसको हम फेयर बोल रहे हैं, तो 21.5 होती। एक और तरीका था जिससे आप पता कर सकते हैं कि आज की फेयर पी रेशियो कितनी होती। उसके लिए क्या करिए, उसके लिए आप डेटा देख सकते हैं, हमारी कोर्स फाइल्स का आपको एक ईमेल आया होगा, पहला ईमेल वेलकम टू फ्लिप नाम का एक पहला ईमेल, उस पहले ईमेल में कोर्स फाइल्स करके एक एक्सेल शीट है, उसको ओपन करेंगे तो हमने आपको हर इंडेक्स की पी रेशियो का डेटा दिया हुआ है, हिस्टोरिकल डेटा। तो जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं, तो इसको स्क्रीन छोटा कर लेता हूं मैं, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये फरवरी तक का डेटा है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं। फरवरी 2000 में पी रेशियो कितनी चल रही थी, 22। फरवरी 2022 में 20 चल रही थी। अब आप क्या करिए, लास्ट 15 साल की एवरेज निकाल लीजिए। कई लोग 10 साल की भी करते हैं, मैं 10 साल इसलिए नहीं देता क्योंकि कई बार आजकल देखा गया है कि 10 साल तक मार्केट अच्छे मूड में होती है लंबे समय तक, और कई बार ऐसा भी होता है 10 साल में से 5-6 साल खराब चल रही होती है, तो आपकी एवरेज गलत आ जाएगी। इसलिए मैं 15 ईयर्स का एवरेज ले लेता हूं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने बोला एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कौन सा, फरवरी 2022 से मैं 2007 के फरवरी तक चले जाता हूं, तो मेरे को 15 ईयर्स हो जाएंगे। तो 15 ईयर्स तक का डेटा देख लेते हैं। ये हर दिन की पी रेशियो है, ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये निफ्टी की हर दिन की हर सिंगल डे की पी रेशियो है, और उसके मैंने क्या निकाल लिया है, एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो फरवरी 2007 तक ही जाते हैं, तो फरवरी 2007 तक अगर हम गए तो हियर इट इज, कोई भी फरवरी ले लेते हैं, और ये किया तो ये एवरेज आ गया 22। आप इस ढंग से भी बोल सकते थे, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं अलग अलग तरीके हैं, और इन अलग अलग तरीकों से क्या पता लगता है कि आप जो भी वैल्यू पे अराइव करेंगे वो कोई भी वैल्यू राइट नहीं होगी, मतलब वो एक फेयर एस्टिमेट होगा। और जब हम कुछ एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस करनी होती है। तो हम एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर मैं आज निफ्टी की ये वैल्यू निकालना चाहूं फेयर कितनी है, तो मैं दो तरीके से निकाल सकता था। या तो मैं बोल सकता आज लो कितनी है 14 और हाई कितना है 29, दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल लिया 21.5, या मैंने लास्ट 15 इयर्स की पी रेशियो का क्या निकाल लिया, निफ्टी में एवरेज निकाल लिया, तो वो भी 22 है। तो मैं अभी लिख लेता हूं टू मेक थिंग्स इजी 21.5। अब आपको पता करना है जो आज अर्निंग चल रही है वो फेयर कब होती, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अर्निंग एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपनी एक्सेल शीट ओपन करते हैं। यहां पर मैंने हर सिंगल डेट का, सिंगल डेट नहीं, हर ईयर का एक तरीके से जो मैंने डेट लिखी है उस डेट का निफ्टी का प्राइस लिखा है और निफ्टी की पी रेशियो। तो 12th में जो एक रीसेंट डेट है, 12th में का मैंने क्या लिख लिया, निफ्टी का प्राइस और उस दिन की निफ्टी की पी रेशियो, और इन दोनों को डिवाइड करके अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो। यहां तक आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ये आपको अभी तक समझ नहीं पड़ा जो मैंने अभी बोला, अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो, तो आपको थर्ड मॉड्यूल फिर से करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। लेकिन आज पता किया कि मेरे अर्निंग जो चल रही है वो कितनी चल रही है, निफ्टी की 795, लेकिन ये जो अर्निंग चल रही है वो फेयर है कि नहीं, तो मैं कैसे बोलता हूं, तो बहुत अलग अलग तरीके। और मैंने बोला कोई भी हम जो नंबर अराइव करेंगे वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, ये एस्टिमेट होगा, और क्योंकि एस्टिमेट होगा तो खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो फेयर मैंने कैसे निकाला, मैंने बोला मई 2022 में अर्निंग 795 चल रही है, तो अगर मैं 5 साल पहले जाऊं यानी मई 2027 सॉरी, अगर मैं जाऊं मई 2000
मई 2017, तो मई 2017 से मई 2022 ऑन एन एवरेज अर्निंग हर साल कितने परसेंट से बढ़नी चाहिए थी? 15% से। ऐसा नहीं होता कि हर साल बढ़ती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं बढ़ती। जैसे ये देखिए यहाँ पे 390 थी 2017 में, 18 में भी नियरली उतनी, 2020 कोविड में वापस 363 पे आ गई। इसका मतलब अर्निंग तो इंक्रीज ही नहीं करी, 4 साल अर्निंग वही की वही रहेगी। इसका मतलब मुझे समझ पड़ जाना चाहिए था कि अर्निंग लो चल रही है। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि अर्निंग लो चल रही है या हाई, मैं ये जानना चाहता हूं अगर दिसंबर 2017 में, या और पहले चले जाते हैं, दिसंबर 2016 में अर्निंग चल रही थी अगर 380, तो इधर लिख लेते हैं दिसंबर 2016 में अगर अर्निंग चल रही थी 380, तो 17 में कितनी चलनी चाहिए? तो एक साल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इंडिकेट करेंगे 18 में कितनी होगी, 19 में कितनी होगी, 20 में कितनी होगी, 21 में कितनी होगी और 22 में कितनी होगी। अब याद रखिए दिसंबर 16 से स्टार्ट किया है और 2022 में हम किस पे हैं? मई पे हैं। तो कितने साल हो गए बता सकते हैं मेरे को? तो दिसंबर 2016 को अगर मैं बेस मानता हूं तो 17 तक 1 साल, 18 तक 2 साल, 19 तक 3 साल, 20 तक 4 साल, 21 तक 5 इयर्स हो गए। लेकिन दिसंबर 2021 से मई 2020 और है, इसको लिख लेते हैं मई 2022। तो मई 2022 दिसंबर से मई 6 मंथ्स और हो गए। तो क्या आपको ये क्लियर है कि अगर मैं दिसंबर 16 को बेस लेता हूं तो वहां से आज तक 5.5 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर दिसंबर में अर्निंग कितनी चल रही थी और हर साल अगर वो 15% से बढ़ रही होती तो आज की अर्निंग कितनी होती? तो वो हमको कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है? मैं जो बेस मान रहा हूं वो 380 को दिसंबर 2016 मान रहा हूं। अब हो सकता है वो पर्टिकुलर ईयर अर्निंग्स के लिए बहुत खराब था या बहुत अच्छा था। तो अगर वो बहुत ज्यादा नंबर दिख रहा होगा तो मेरा फ्यूचर की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, अगर वो बहुत कम नंबर दिख रहा होगा तो भी फ्यूचर की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूं, जब मैं दिसंबर 2016 को बेस मानता हूं तो मैं उससे पहले वाला 1 साल, उसके आगे वाला 1 साल, दोनों को देख लेता हूं। और अगर नंबर्स में उससे बहुत ऊपर या बहुत नीचे कुछ होता है तो मैं 3 साल का क्या ले लेता हूं? एवरेज। जैसे मैं यहां पर एवरेज ले लेता हूं, तो एवरेज ले रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि मैं दिसंबर 2016 पे जो अर्निंग्स मानूंगा वो दिसंबर 2016 नहीं, 15, 16 और 17 तीनों का क्या ले लूंगा? एवरेज। तो मैंने इन तीनों का एवरेज ले लिया। इस केस में एवरेज ले या सेम नंबर 3 दिसंबर 2016 का नंबर ले, सेम ही है। तो ये कितना आ गया? 380। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि मैंने अज्यूम किया है, अज्यूम नहीं, डेटा तो है ही, दिसंबर 2016 में निफ्टी की अर्निंग्स जो है वो 380 चल रही थी और 5.5 साल बाद आज 2022 में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसको कितना होना चाहिए था? तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू रेट। अगर ये हर साल 15% से बढ़ रही होती, हो सकता है कभी बढ़े, हो सकता है कभी ना बढ़े। अगर बहुत टाइम तक ना बढ़े तो मेरे लिए अच्छा है, इसका मतलब अर्निंग होनी तो ज्यादा चाहिए, बट आज वो चल रही है तो कभी ना कभी तो बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ देख लीजिए 16 से लेकर 2020 तक अर्निंग वही घूमते रही। तो आप में से कई लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बोलते हैं अरे अर्निंग तो बढ़ी नहीं रही, इकोनॉमी हालत खराब है। और हम बोलते हैं तो बहुत अच्छी न्यूज है क्योंकि कभी ना कभी तो बढ़ी जाएगी। और 1 साल में ही उसने अपना हिसाब बराबर कर दिया। इसीलिए जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या सोच के आना चाहिए? 5 इयर्स। क्योंकि आपने जो सोचा है कि पी आज कम है या अर्निंग कम है, वो ठीक वापस कब होगी ये हमको पता नहीं होता। इसलिए हमेशा अज्यूम करिए व्हेन वी इन्वेस्ट इन स्टॉक, जो वॉरेन बफेट सर बोलते हैं, वी बिलीव द मार्केट विल बी क्लोज फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। 5.5 साल बाद नंबर ऑफ पीरियड्स 5.5 इयर्स, टीएमटी 0, कोई रिकरिंग नहीं है और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 380। अगर अर्निंग 380 थी तो 5.5 साल बाद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अर्निंग को कितना होना चाहिए था? 819। आज अर्निंग कितनी चल रही है? 795। अगर ये अर्निंग 400 चल रही होती तो भी मैं बोलता नहीं, कभी ना कभी अर्निंग कैचअप हो जाएगी और 819 हो जाएगा। तो आज अर्निंग को 819 होना चाहिए था। तो मैं ऐसा मान रहा हूं आज अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता तो नॉर्मल अर्निंग हमारी कितनी चल रही होती? 819। और नॉर्मल पी रेशियो कितनी चल रही होती? 21.5। तो फेयर वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? फेयर वैल्यू का मतलब नॉर्मल अर्निंग मतलब फेयर अर्निंग इनटू फेयर पी। इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 17,608। तो मैं इस ढंग से ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से निफ्टी की आज फेयर वैल्यू 17,608 होनी चाहिए थी। अब आप बोलेंगे 15,808 चल रही है तो क्या सस्ती चल रही है? इसको हम सस्ता नहीं बोलते, ये तो बहुत छोटा मोटा डिफरेंस है। हम डिफरेंस सस्ता तब बोलते हैं जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो हम बोलते हैं जो भी हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली, क्योंकि उसमें हमारे एस्टिमेट्स में गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गेस करना बहुत मुश्किल होता है अर्निंग कितनी फास्ट बढ़ेगी कितनी कम। तो वहां पर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% लेते हैं। मतलब अगर मैंने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली 17,608 तो मैं ये बोलता हूं अगर वैल्यू निकाली 17,608 तो मैं तभी खरीदूंगा जब मेरे को ये 50% डिस्काउंट पे मिल रही होगी डिवाइडेड बाय 2। तो वॉरेन बफेट सर का एक फेमस कोट है, वी बाय अ डॉलर फॉर 50 सेंट्स। मतलब जिस चीज की फेयर वैल्यू हमको 100 लगती है हम तभी खरीदते हैं जब ये 15 पे मिलती है। मतलब अगर ये 8,000 पे चल रही होती तो मैं बोलता ये जान लगाने का टाइम आ गया। अब याद रखिए स्टॉक्स में इतना डिस्काउंट मिलना कई बार बहुत आसान होता है क्योंकि स्टॉक्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। इंडेक्स में अचानक से इतना सस्ता हो जाए बिकॉज मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए, इसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतना बड़ा डिस्काउंट कभी मिला नहीं। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मार्च 2020, नोट कर लीजिए मैंने रेड में लिखा हुआ है मार्च 2020, 23 मार्च। आप सबको अब तक याद हो जाना चाहिए कि यहां पर हमने बोला था कि जान लगाने का टाइम आ गया। अब मैं चाहता हूं कि आप इस स्क्रीन को अपने सामने रखिए, पॉज करिए और मेरे को कैलकुलेट करके बताइए कि मार्च 2020, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चाहे आप गलत करें लेकिन करिएगा जरूर, क्योंकि वो करने के बाद जब आप मेरी कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या करिए, मार्च 2020 में मेरे को यह बताइए कि आपने उस दिन एस्टिमेट किया होता कि निफ्टी की फेयर वैल्यू उस दिन कितनी होनी चाहिए थी। तो कैसे करते हैं, कितनी वैल्यू आती? मैं अभी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा, अर्निंग्स का डेटा आपके सामने है। मुझे एक रफ एस्टिमेट चाहिए कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि मार्च 2020 में निफ्टी की फेयर वैल्यू कितनी होती।
तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने वो कैलकुलेशन कर ली है स्टॉप करके, और अब मैं वो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। अर्निंग चल रही है 443, तो मैं क्या करता, पहले तो 5 साल 5.5 साल पीछे जाता। जैसे ये मार्च से दिसंबर तो कितना हो गया 0.25 ईयर्स, दिसंबर से मार्च कितने महीने हैं, 3 महीने हैं, मतलब 3 महीने 4 महीने, तो मतलब 0.25 ऑफ ईयर कर लीजिए। तो ऐसा लिख लीजिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मार्च से या तो मैं मार्च को कंपेयर करता, लेकिन मैंने यहाँ पे डेटा क्या किया हुआ है मार्च से दिसंबर, तो ये 4 महीने का डेटा है। तो आप बोल सकते हैं 4 महीने पूरे साल में से डिवाइडेड बाय 12, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 अगर करें तो 0.33 ईयर्स। तो ऐसा बोल सकते हैं अगर आप दिसंबर 19 में आते तो 0.33 ईयर्स पहले, उससे पहले जाते तो 1.33 ईयर्स पहले, उससे पहले जाते तो 2.33 ईयर्स पहले, उससे पहले 3.33, उससे पहले 4.33 और उससे पहले 5.33। मतलब ये जो 3.91 का डेटा है ये आपका 5.33 ईयर्स का पहले का डेटा है। तो ऐसा मानते हैं दिसंबर 2014 में अर्निंग चल रही थी 391, ये 5.33 ईयर्स पहले की बात है। तो आज की अर्निंग कितनी चलनी चाहिए थी, तो इधर लिख लेते हैं, ऐसे लिखिए कि 2014 दिसंबर में अर्निंग कितनी चल रही थी आपकी 391। अच्छा, अब पहले तो मुझे बता दीजिए क्या इसको 391 मानना चाहिए? क्या अगर आप एक ही ईयर का देख रहे हैं तो क्या गड़बड़ हो सकती है, वो अर्निंग बहुत नीचे हो सकती है या ऊपर हो सकती है, उससे सारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो एक साल आगे का देख लीजिए 369, एक साल पीछे का देख लीजिए 335। तो मैं क्या करूंगा, तीनों साल का क्या ले लूंगा एवरेज, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं 369 को लूं 335 को लूं किसको लूं, तो मैंने इन तीनों साल का क्या ले लिया एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स, और ये मान लिया कि अर्निंग दिसंबर 2014 में होनी चाहिए थी 365 या थी 365। अब ये इतनी थी तो 2015 हो गया दिसंबर 1 साल, फिर 2016 हो गया दिसंबर 2 साल, 2017 दिसंबर 3 साल, 2018 दिसंबर 4 साल, 2019 दिसंबर 5 साल, मैंने कोई गलती तो नहीं की, कर लेते आगे 2020, हाँ ठीक है 2020 मार्च, 2020 मार्च। तो आप मुझे बताइए कितने साल हुए यहाँ से, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5 साल पूरे हो गए, और दिसंबर से मार्च 4 महीने और, तो बोल सकते हैं 5.33 ईयर्स हो गए। अब मुझे कैलकुलेट करके बताइए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 2020 मार्च को अर्निंग कितनी होनी चाहिए थी, तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया इक्वल टू एफवी, अगर ये 15% से बढ़ रही होती फॉर 5.33 ईयर्स, फॉर 5.33 ईयर्स टीएमटी 0 और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी 365, तो मेरे हिसाब से अर्निंग को कितना होना चाहिए था 768। तो इधर लिख लीजिए मार्च 2020 में एस्टिमेट कर रहा था कि नॉर्मल अर्निंग कितनी होगी 768, और नॉर्मल पी कितनी होगी मान लेते हैं वही 21.5 22, तो इधर लिख लेते हैं 21.5, या पहले का एवरेज ले सकते थे 22, या बोल सकते थे उस टाइम इंटरेस्ट रेट नीचे थे तो जो 14 का नंबर था वो 16 था। ये एक बात समझ लीजिए, आज तो मैंने बोला 100 डिवाइडेड बाय 7.2, तो लोएस्ट कितना है 14 और हाईएस्ट कितना है 14 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये हमने किया था मिड रेंज लो रेंज और हाई रेंज के लिए। तो 14 आपकी लोअर साइड पे हो गई, 29 आपकी हायर साइड पे हो गई, इन दोनों का क्या ले लिया था एवरेज। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मार्च 2020 में बैंक में 100 रुपए लगा के 6 मिल रहे थे, तो ये जो नंबर था लोअर साइड वाला वो 16 था, तो मैंने बोल दिया 16 लोअर साइड पे था क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे गिर गए थे, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 16 से प्लस 5 21 तक, तो 16 से 21 को मैंने क्या मान लिया लो रेंज, 21 से 5 26 तक क्या मान लिया मिड रेंज, 26 से 5 31 तक क्या मान लिया हाई रेंज, तो 16 को मैंने क्या मान लिया अपना लो, 31 को क्या मान लिया हाई, तो 6 प्लस 1 7 47 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 2, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 23.5। तो आप चाहे तो उस दिन का एवरेज 23.5 ले सकते थे, 22 ले सकते थे, ये एरर तो हमारे इसमें रह गई, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको लेनी चाहिए, तो मैंने मान लिया 23.5। तो यहां पर गए और बोला नॉर्मल पी रेशो को कितना होना चाहिए था इस दिन 23.5, तो मैंने ये पता किया कि अगर आज पी नॉर्मल चल रही होती 23.5, अर्निंग नॉर्मल चल रही होती 768, तो प्राइस होना चाहिए था 18,000 समथिंग, लेकिन प्राइस कितना चल रहा था 7,600। आपने हो सकता है ऐसा कैलकुलेट किया हो कि नहीं 23 नहीं 21.5, क्योंकि ये थोड़ा सा तो डिबेटेबल है ही, तो 21.5 बोल लीजिए, तभी भी कैलकुलेट किया होता तो 16,000 और मार्केट कितनी चल रही थी 7,000, तो आपको पता लगता कि मार्केट चल रही है 7,000 और हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी 16,000, तो मार्केट करीब करीब 46% ऑफ फेयर वैल्यू चल रही है, यानी 54% का क्या मिल रहा है डिस्काउंट, तो ये तो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट था। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना परसेंट, जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें, मैं बस बोल रहा हूं कि 16,000 की वैल्यू होनी चाहिए थी, चल रहा था 8,000, तो करीब करीब 50% मेरे को क्या मिल रहा था डिस्काउंट। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, मैंने आपको बताया कोई भी सेक्टर की, अभी सेक्टर नहीं कोई भी इंडेक्स की फेयर वैल्यू पहले पता करिए, फेयर वैल्यू पे क्या लीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50% लेंगे तो 4-5 साल में एक ही बार आएगा, और वो जिस दिन आएगा उस दिन सब कुछ ही चीप होगा, निफ्टी भी चीप होगा, सब कुछ। सेक्टर्स के लिए आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% की ले सकते हैं, मतलब अगर कोई सेक्टर हमको फेयर वैल्यू से 30% में मिलता है तो हम लेंगे, और अगर उस दिन उस सेक्टर की फेयर वैल्यू निफ्टी की फेयर वैल्यू से भी क्या चल रही है कम, तो हम ले लेंगे। लेकिन ये सेक्टर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने कैसे पता किया कि 23 मार्च 2020 को जो निफ्टी का प्राइस चल रहा था 7610, ये बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू से नीचे चल रहा था। उसी तरीके से 2012 में भी हमने बताया था, तो मैंने आपको बताया था 2008 में डाउ के टाइम पर भी हमने बोला था हम बाय करेंगे, ये मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम में बताया था, मैंने एक ईमेल लिखा था अपने भाई को, सेंसेक्स एट 8000 सीम्स आई एम द ओनली वन हु इज बाइंग, तो कैसे पता किया होगा। सिमिलरली
इधर लिख लेते हैं 2008। सिमिलरली 2012 में भी हमने लोगों को मैसेज किया कि हमारे हिसाब से अपॉर्चुनिटी आ गई है, और फिर 2020 में भी किया। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे को ये बताएं कि 2020 का कैलकुलेशन कैसे किया, वो तो मैंने आपको बता दिया। ये मुझे कैसे पता लगा कि 2012 में मार्केट का जो लेवल चल रहा है 5278, ये हॉरिबली सस्ता है। तो ये भी स्क्रीन पे सारा डेटा आपके सामने है। ये है प्राइस, ये है पी रेशियो, ये है अर्निंग। अब आप मेरे को कैलकुलेट करके बताइए कि जून 2012 में आपकी फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, और उस दिन मार्केट वैल्यू तो चल रही थी 5278, तो क्या मार्केट बहुत सस्ती चल रही थी? तो ध्यान से देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। वापस मैं चाहता हूं आगे मेरा कैलकुलेशन देखने से पहले इसको स्टॉप करिए, खुद कैलकुलेट करिए, कि 3-4 बार आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेक्टर्स में भी करना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए मैंने कैसे किया होगा। मैंने सोचा अर्निंग चल रही है 288 जून में, तो ये जून का डेटा है। उससे पहले 2011 दिसंबर का डेटा है, तो जून से दिसंबर कितने महीने हो गए? 6 महीने, तो इसको 0.5 ईयर्स मान ले। फिर एक साल मतलब 1.5 ईयर्स पहले, फिर 2.5 ईयर्स पहले, फिर 3.5 ईयर्स पहले, फिर 4.5 ईयर्स पहले। 4.5 ईयर्स पहले अर्निंग चल रही थी 228। आप चाहते थे तो 2006 का डेटा भी ले सकते थे, 2005 का डेटा भी ले सकते थे, और तीनों साल का क्या कर सकते थे? एवरेज कर सकते थे। यहाँ पे एवरेज करने की जरूरत नहीं है कि 282 चल रहा है, 224 तो ऐसा ही चल रहा होगा। आपको करने को शायद 5.5 साल लेना चाहिए था, मैं इजी करने के लिए 4.5 साल ले रहा हूं। अभी 4 दिसंबर 2007 को मेरे को यह पता लग गया, इधर लिख लेते हैं दिसंबर 2007, अर्निंग चल रही थी कितनी हमारी? 228। फिर मैंने लिखा दिसंबर 2008 में कितनी होनी चाहिए थी, एक एक साल का तो करेंगे नहीं। फिर दिसंबर 2009, फिर दिसंबर 2010 ऐसा कभी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए लास्ट ईयर की अर्निंग देख के अगले साल की कितनी होगी, 5 साल पहले की जानी चाहिए। फिर दिसंबर 2011 और फिर जून 2012। तो कितने साल हो गए एक बार मेरे को बता दीजिए। यहां से यहां 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और फिर यहां पे डेटा लिख लेते हैं, मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता हूं। जून 2012, तो कितने हो गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल। 4.5 साल बाद अर्निंग कितनी होनी चाहिए थी? फेयर वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, इक्वल टू एफपी। रेट अगर 15% से बढ़ रही होती, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होने चाहिए थे? 4.5। अच्छा मैंने जैसे 12 बोल रहा हूं, मैंने बेस किसका लिया? 2007 का। आप चाहते तो 2006 का ले सकते थे, 2005 का डेटा भी निकाल सकते थे, 2005, 2006, 2007 का क्या निकाल सकते थे? एवरेज, और उसको दिसंबर 2006 का क्या मान सकते थे? बेस। अब मैंने इसी करने के लिए एक ही ले लिया है, 4.5 इयर्स, पीएमटी 0, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी थी? 228। तो 228 की अर्निंग्स को 15% से बढ़ के 4.5 साल बाद कितना होना चाहिए था? 427। तो यहां पर मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी अर्निंग को कितना होना चाहिए था? 427, और पी मान लेते हैं 21, 22 में मान रहा था। तो इधर चले जाइए और यहां लिखिए नॉर्मल अर्निंग होनी चाहिए थी 427, और नॉर्मल पी होनी चाहिए थी से 22 या जो भी लिखना चाहे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 9394। तो मैं ये मान रहा था ये उसकी फेयर वैल्यू है, और मार्केट कितने में चल रही थी? 5278। तो कितने पॉइंट कम चल रही थी? फेयर वैल्यू 9394 माइनस 5278, तो मेरे को मिल रहा था 4000 पॉइंट सस्ता। लेकिन 4000 किस पे? 4000 मिल रहा था मेरे को 9394 पे। 4000 सस्ता मतलब कितना परसेंट सस्ता मिल रहा था? 44% चीपर। मुझे 44%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो 44% आ जाता, मतलब 44% मेरे को क्या मिल रहा था? चीपर। ये भी जान लगाने का टाइम था। उसी तरीके से 2008 में भी हमने कैसे पता किया था दिसंबर में, वही तरीका होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया है कि कोई भी सेक्टर की हमको पहले क्या निकालनी चाहिए? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आज की अर्निंग कितनी चल रही है, बट लास्ट 5 साल में अगर नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती तो आज की अर्निंग कितनी होती, और पी रेशियो लास्ट 15 साल का जो पी का डेटा है उसका आप क्या निकाल सकते हैं? एवरेज। और बोलिए ये एवरेज पी है, और कभी ना कभी पी रेशियो, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्जन टू मीन। मतलब जब पी ज्यादा हो गई है या पी कम हो गई है, वो मीन पे रिवर्स करके वापस आई जाएगी। और मीन क्या है? लास्ट 15 साल का एवरेज ले सकते हैं आप। तो लास्ट 15 साल का एवरेज पी हो गया, वो आपने बोला आज इतना होता तो ये फेयर होता, और आज की अर्निंग कितनी होती? लास्ट 5 साल से ग्रोथ हो रही होती, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालते हैं? फेयर वैल्यू। उसको करंट मार्केट से आप क्या करते हैं? कंपेयर। अगर किसी सेक्टर में 30% उससे चीपर है तो हम ले लेंगे। अच्छा अगर आप फेयर वैल्यू में भी खरीदते हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। निफ्टी अगर आप फेयर पे खरीदते हैं तो आपको आपका फेयर रिटर्न तो मिल जाएगा। फेयर रिटर्न कितना होना चाहिए? से 13, 14, 15% जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है। तो फेयर पे खरीदना भी आपको फेयर रिटर्न तो दे देगा, लेकिन हम कई बार इसलिए 30% चीपर खरीदते हैं क्योंकि हमको नहीं पता होता कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितनी एक्जैक्ट है। तो हमारी कैलकुलेशंस में जो मिस्टेक हो सकती है उसके लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हैं। और इसलिए भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हैं कि अगर फेयर ही कमाना है तो निफ्टी खरीद लो, फिर सेक्टर वेक्टर ढूंढने की क्या जरूरत है? हम सेक्टर तभी खरीदते हैं जब हमको लगता है कि इसमें हमारा रिटर्न जो है वो क्या हो सकता है? वो रिटर्न निफ्टी के रिटर्न से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अभी आप जो ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जाके आपने सीधा सेक्टर खरीदना स्टार्ट कर दिया। पहले आप अपने पोर्टफोलियो का कोर क्या बनाएंगे, जो पहले रिपीट कर चुका हूं, निफ्टी, और उसके साथ छोटे छोटे सैटेलाइट डालेंगे। वो भी तब जब आपको लगे कि कोई सेक्टर नो ब्रेनर हो गया है, कि बहुत सस्ता हो गया, यहाँ पे चांस लेना चाहिए, उसमें छोटा सा अमाउंट डालेंगे, और फिर कुछ ईयर्स में देखेंगे कि हम सेक्टर को, हम इंडेक्स को बीट कर सकते हैं कि नहीं। धीरे धीरे जब हमको लगे कि हम बीट कर पा रहे हैं लंबे पीरियड में, तो हम धीरे धीरे इंडिविजुअल स्टॉक्स में, सेक्टर्स में हल्का हल्का फोकस बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं। तो याद रखिए
जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो कभी नहीं पूछते कि भाई 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, एमबीबीएस करते हैं तो कभी नहीं पूछते कि 5 साल करना पड़ेगा, स्कूल करते हैं तो कभी नहीं पूछते 18 साल पढ़ना पड़ेगा, 15 साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर मैं आपको बोल दूं कि थोड़े साल लेके टेस्ट करना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, तो लोग बोलते हैं इतना वेट करना पड़ेगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, और जब तक सीख रहे हैं तो कोर क्या रखिए, निफ्टी। लेकिन अब आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने कैसे पता करते हैं कि कोई सेक्टर सस्ता है। जैसे दिसंबर 2020 की अगर आप वीडियो देखें, उसमें हमने एक सेक्टर रोटेशन वीडियो के ऊपर अपडेट डाला हुआ था, सेक्टर रोटेशन अपडेट, और वो वीडियो अभी भी हमने आपके ऐप पे रखी हुई है, वो आपको देखनी चाहिए। और दिसंबर 2020 में हमने ये बोला था कि हम इंफ्रा खरीदेंगे और मेटल खरीदेंगे। तो ये कैसे पता कर लिया था हमने कि इंफ्रा और मेटल सस्ता है, तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। उससे पहले हमने 2017 में बोला था कि हम आईटी ले लेंगे, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 2017-18 में भी रिकॉर्डेड, मतलब पहले की जो रिकॉर्डेड थी 17-18 की, उसमें हमने आईटी सेक्टर की बहुत बात करी थी। तो मैं ये भी बताऊंगा हमने कैसे पता किया कि आईटी सस्ता है। 2015 में ये कैसे पता किया एनर्जी सस्ता है। ये मैं इतने सारे पीछे जाके क्यों बता रहा हूं कि मैंने जो बोला और हमने कैसे बोला, ताकि आपको ये पता लगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सेक्टर सस्ता है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, आज मुझे अगर गेस करना होता तो मैं कौन सा सेक्टर को सस्ता मानता। अच्छा, एक और गलती, अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई सेक्टर नहीं मिला आज सस्ता तो बोलते हैं यार फायदा क्या हुआ। ऐसा नहीं होता। याद रखिए, मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन। इतना आसान नहीं होगा कि हर टाइम आपके लिए मार्केट ने कुछ सस्ता छोड़ के रखा होगा, आप आएंगे और फ्री का पैसा कमा लेंगे, तो ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन लगातार आपको सेक्टर्स को स्टडी करते रहना चाहिए, हर 3 महीने में, 6 महीने में। और अगर कोई सेक्टर मिलता है जो आपको चीप लगता है, उसमें हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट करके देखना चाहिए, एटलीस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग पर्पस। डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना है, ये तो मैं बता चुका हूं, 4th मॉड्यूल के एंड में हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि हमने दिसंबर 2020 में इंफ्रा और मेटल कैसे पता किया था ये सस्ते।